अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या है कि सिकल सेल्स में बीटा ग्लोबिन जीन, जिस तरह बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन जीन्स का मसला आ रहा था, इसी तरह इसमें भी बीटा ग्लोबिन जीन है। अब जो ये प्रोटीन है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक सी टर्मिनल होता है जहाँ कार्बन आ रही होती है, एक एन जहाँ नाइट्रोजन आ रही होती है। तो जो एन टर्मिनल है, उस एन टर्मिनल पे जो जो छठा अमाइनो एसिड होता है, उसको वो होता है ग्लूटामिक एसिड। इसको ना वेले लोग आके रिप्लेस कर लेते हैं। तो वेले लोग आके रिप्लेस कर लेते हैं ग्लूटामिक एसिड को। तो एज अ रिजल्ट जो हीमोग्लोबिन बनती हैं उसको कहते हैं HbS। ठीक है, HB। अच्छा, AS मतलब कि एक, अब दो है HbAS मतलब कि एक जीन, एक बीटा ग्लोबुलिन की जीन ठीक है और दूसरी खराब है। और HbS के मतलब दोनों ही खराब हैं। अगर एक खराब है तो उसे कहेंगे सिकल सेल ट्रेट, और जो दोनों होंगी, जब HbS होगा तो सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें ना क्रोनिक लेग अल्सर्स बनेंगे, नॉन हीलिंग। उसकी वजह ये होगी कि हमें पता है सिकल सेल डिजीज में ना सिकल सेल्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब वो हाइपोक्सिया में जाते हैं ना। तो इस वजह से अगर एसिडोसिस हो बंदे के अंदर, हाइपोक्सीमिया हो, या फिर इन्फेक्शन हो, तो कुछ इन वजूहात की वजह से, या फिर डिहाइड्रेशन हो, तो कुछ इन वजूहात की वजह से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो सिकलिंग शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा सिकलिंग होती है तो वो वेसल्स में से गुजर नहीं पाते, कैपिलरीज में से गुजर नहीं पाते, और तो वो जाके ना आर्टियोल्स को वहाँ जाके ब्लॉक कर देते हैं। एज अ रिजल्ट आगे की सप्लाई डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से आगे अल्सर बनते हैं। तो इस्कीमिया होता है इनमें। अब ये आटो आटोसप्लीनेक्टमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हाउल जाउल जोली बॉडीज बनेगी। मतलब ये आरबीसीज के अंदर ना ऐसे कुछ साइड पे ऐसे नजर आ रही होती हैं बॉडीज माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसे कहते हैं हाउल जोली बॉडीज। नॉर्मली ये स्प्लीन निकाल देती है। तो अगर किसी भी बंदे में स्प्लीन आप खत्म कर दोगे, स्प्लीनेक्टमी कर दो, आटो स्प्लीनेक्टमी हो जाए, तो एज अ रिजल्ट वहाँ हाउल जोली बॉडीज आना शुरू हो जाएगी। ये कोई स्पेसिफिक फीचर नहीं है सिकल सेल डिजीज का। सेप्टिसीमिया मेनिंजाइटिस इनमें होगा। कौन करवाएगा? स्ट्रेप न्यूमोनिया करवाएगा। वैसे भी ये मोस्ट कॉमन काज है। ऑस्टियोमाइलिटिस अगर इनमें होगा तो तब सैल्मोनेला करवाएगा। अच्छा, अब इस इनमें ना मल्टीपल टाइम्स के क्राइसिस होते हैं। ये पेशेंट्स बेचारे बार बार हॉस्पिटल में मुख्तलिफ तरह के दर्दों के साथ प्रेजेंट करते हैं। एक तो हो गया थ्रोम्बोटिक वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। इसमें यही जो आपको बताया कि उसमें कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ जिसकी वजह से वो इस्कीमिया होना शुरू हो गया मुख्तलिफ चीज़ों का। अब इसमें हैंड फुट सिंड्रोम उन्होंने लिखा हुआ है। सिक्वेस्ट्रेशन यही है कि ब्लड के पुलिंग होना शुरू हो जाती है कुछ ऑर्गन्स में। इसमें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आ गया। एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो सकता है। हिमोलिटिक हिमोलिसिस हो सकती है डेफिनेटली। अब वो जो चीज़ें, वो जो स्प्लीन में से गुजरेगी, स्प्लीन उसकी हिमोलिसिस करेगी, वैसे वो हिमोलिसिस हो सकती है उनकी। तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा कि सिकल सेल एनीमिया के क्या कंपोनेंट है? HbSS इसमें आएगा। सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होगी। अभी हमने देखा था कि उसमें सिर्फ एक जो है ना न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। उस एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने से ना वो जो उधर का लगने वाला अमाइनो एसिड होता है वो अमाइनो एसिड बदल जाता है। सही है। अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन की एक टाइप होती है मिस सेंस म्यूटेशन, जो मैंने अभी समझाई कि एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, एज अ रिजल्ट वहाँ लगने वाला अमाइनो एसिड बदल जाएगा। तो जहाँ ग्लूटामिक एसिड ने लगना था वहाँ अब लगेगा वेलिन। ठीक है। तो अब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इसको कहेंगे मिस सेंस म्यूटेशन, जो कि एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन की। उसमें पॉइंट म्यूटेशन होती है, ठीक है। द प्रोटीन जो कि सिकल सेल एनीमिया का काज है वो है बीटा ग्लोबिन। ग्लोबुलिन में मसला आते हैं ना। हीमोग्लोबिन कौन सी पाई जाती है? HbS पाई जाती है। अब ये कुछ फीचर्स आ गए। वो कहते हैं कि एबनॉर्मल शेप्स है, आरबीसीज हैं, और वो ना नालियों में फंस रहे हैं, तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। एक पेशेंट है कैपिलरी ऑक्लूजन है उसमें,
और एचबी भी कम है, तो ये सिकल सेल एनीमिया की तरफ ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शन यही बनेगा। क्रोनिक लेग अल्सर्स है, साथ में हाउल जोली बॉडीज हैं, सिकल सेल एनीमिया, एक सिकल सेल्स ही मिल गए हैं बाकायदा, तो सिकल सेल एनीमिया। अब एक पेशेंट आया, उसको बुखार है, बुखार की वजह से भी एक क्राइसिस स्टार्ट हो सकता है, आपको बताया इन्फेक्शन में एक क्राइसिस हो जाता है ना, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस। अच्छा, बुखार था उसको और अब वो ना उसको जॉन्डिस डेवलप हो रहा है, हिमोलिसिस हो रही है उसके सेल्स की, दूसरा पेनफुल लेग अल्सर्स हैं। ठीक है, तो ये एक वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस की प्रेजेंटेशन है, सिनेरियो होगा उसमें सिकल सेल एनीमिया का बताया, एचबी कम बताई, माइल्ड जॉन्डिस बताया। अब उसने किसी किस्म का कोई कोई वेजो ओक्लूसिव फीचर्स नहीं दिए, उसने ये नहीं कहा कि कोई लिम्ब इस्कीमिया हो रहा है, कहीं अल्सर है, इस तरह कुछ। उसने बताया जॉन्डिस है और एचबी कम है, तो ये हिमोलिटिक क्राइसिस है। एचबी कम है, जॉन्डिस हो रहा है, साथ में बिलीरुबिन ठीक है, नॉन हीलिंग अल्सर्स भी आ गए। अब ये हाइपरसेप्टिनिज्म भी है, एब्डोमिनल पेन आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। तो ना देखा जाए इसमें दोनों ही चल रहे हैं एक तरह से। इसमें वो भी है, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस भी है और साथ में ह्यूमिलिटी क्राइसिस भी है। पेशेंट विद नॉन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया का पहले से ही नॉन केस है, अब फीवर हुआ था, फिर जॉन्डिस हो गया और एचबी कम हो गई, तो ये ह्यूमिलिटी क्राइसिस है। अफ्रीकन बॉय है, 6 साल का, सिकल सेल डिजीज का नॉन केस है, जॉन्डिस के साथ आया है, हेमोलिटिक क्राइसिस होगी। एक ऑर्गेनिज्म है मोस्ट लाइकली रिस्पांसिबल फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस इज सिकल इस सार्कोल जो टाइफाइड वाला होता है ना अपने पास, सैल्मोनेला, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, ये आई गेस इसकी दूसरी स्पीशी होती है जो एक काज करवाती है। अच्छा, ये देख लेते हैं इंक्रीज्ड, ये टेबल अभी देख लेते हैं। इन चीज़ों को ना समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करती हैं कुछ चीज़ें, जिस तरह के जो एंडोथीलियम है हमारी, अगर उसका डैमेज हो तो उसमें से एक टिश्यू फैक्टर आता है, तो वो एक्टिवेट करेगा अपने पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को। सही है, और अगर कोई एक्सट्रिंसिक चीज टच होती है, जिस तरह कि हम लोग अगर मैं खून निकाल के अपना एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दूं, जो टेस्ट ट्यूब का ग्लास होगा, जब वो उसका टच होना आरबीसी वो एक्टिवेट करेगा कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स को, वो इंट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये दोनों मेनली कोagulation के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो इस पाथवे को एक्टिवेट करेगा। अच्छा खैर, जो भी पाथवे एक्टिवेट हो, एट द एंड फिर एक कॉमन पाथवे होता है जो कि कोagulation करवाता है। ठीक है, जो कि थ्रोम्बोसिस करवाएगा, कोagulation करवाएगा। तो अब ये दो पाथवेज है, अगर हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे, अगर ये वाला पाथवे सॉरी एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर इफेक्ट हो रहा है, तब उसमें पीटी ज्यादा होगा। सही है, और अगर इंट्रिंसिक हो रहा है तो पीटीटी ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर कॉमन पाथवे इफेक्ट हो रहा है फिर दोनों ही ज्यादा होंगे। और ये कुछ बेसिक सी बातें थी, अभी हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं तो चीजें समझ आएंगी। अच्छा, प्लेटलेट काउंट तो आपको पता है क्या होती है, और एक होता है ब्लीडिंग टाइम, एक होता है ब्लीडिंग टाइम, एक होता है क्लोटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है कि मुझे कट लग गया और कितनी देर बाद यहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। नॉर्मली ये 2 से 7 सेकंड होती है, तो 2 से 7 सेकंड होती है ब्लीडिंग टाइम। ये प्लेटलेट्स का, अगर प्लेटलेट्स फंक्शनल हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग टाइम ठीक होगा। तो ब्लीडिंग टाइम हमें प्लेटलेट्स के बारे में बताता है। भला अगर किसी वजह से भी प्लेटलेट्स का मसला बनता है, भला उनकी मिकदार कम है, भला वो उनका फंक्शन खराब हुआ है, या फिर जिस चीज से उन्होंने फंक्शन करना था वो खराब हुई हुई है, इन शॉर्ट प्लेटलेट्स अगर काम नहीं कर पा रहे, तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। और अगर ब्लीडिंग टाइम ठीक है, तो आप गारंटीड कह सकते हो कि भाई प्लेटलेट्स सही काम कर रहे हैं, उनकी मिकदार भी ठीक है, उनका काम भी ठीक है। एक होता है क्लोटिंग टाइम, जब ब्लीडिंग टाइम, जब जब प्लेटलेट्स उधर अपना प्लेटलेट एग्रीगेट होकर ब्लीडिंग को रोक लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ क्लोटिंग होती है, मतलब वहाँ क्लोट बनता है, उसमें फिब्रिन वगैरह आके लगती है। वो कौन करवाते हैं, वो क्लोटिंग फैक्टर्स का काम है कि वो आके फिर एक्टिवेट होंगे और वो सारा काम करवाएंगे। तो अगर मैं अपना खून निकाल कर एक टेस्ट ट्यूब में डाल लूँ और मैं देखूँ कि कितनी देर के बाद ये जो खून है, ये खून का लोथड़ा बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा, तो वो होगा क्लोटिंग टाइम। सही है, और उसमें मैं मेनली किस चीज को चेक कर रहा हूँ, उसमें मैं चेक कर रहा हूँ क्लोटिंग फैक्टर्स को। तो लेकिन वो कोई ऐसा
ऐसे मुझे ये नहीं बताएगा कि अगर सपोज नहीं क्लोट बनता तो मतलब वो इतना एक वेग सा टेस्ट है। पीटी या पीटीटी ज़्यादा बेहतर है डिसाइड करने के लिए। अब हमारे पास कुछ बीमारियां आ गई। अच्छा देखें, 3 बीमारियां में है जिनमें पीटी मेनली रेज होगा और 3 ऐसी हैं जिनमें एपीटीटी ज़्यादा रेज होगा। सही है। अब देखें, जो पीटी जिसमें रेज होगा ना, अच्छा पीटी किसमें रेज होता था? एक्सट्रिंसिक फैक्टर जब मसला होगा, और पीटीटी किसमें होगा? जब इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला होगा। ऐसा ही है। अब देखें, सबसे पहली एक ड्रग है वारफरिन। जब वारफरिन यूज करते हैं तो उसमें पीटी प्रोलॉन्ग होता है। अगर वारफरिन लिवर पे एक्ट करती है, लिवर का मसला होगा, तब भी पीटी प्रोलॉन्ग होगा। वारफरिन लिवर के पे कैसे एक्ट करती है? ये विटामिन के को इनहिबिट करती है। तो अगर विटामिन के ये भी अपने पास इसका मसला होगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो मेनली पीटी ज़्यादा होगा। अब जो वारफरिन है ना, वार जो जंग जो होती है ना, वो घर से बाहर निकल के होती है। तो वारफरिन जो है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी करवाएगा और पीटी रेज करवाएगा। पीटी पैराशूट, पीटी से पैराशूट, तो पैराशूट जंग में इस्तेमाल होते हैं और जंग घर से बाहर निकल के होती है। तो वारफरिन पीटी को रेज करवाएगा, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को शो करता है और लीवर पे एक्ट करता है और विटामिन के को एक तरह से इनहिबिट करता है। अच्छा, तो अब ये बात याद रह जाएगी। अच्छा ये बात देखें, जो है ना वारफरिन, जो लीवर है, इसने ना सारे एंजाइम्स बनाने हैं, सारे प्रोटीन फैक्टर्स बनाने हैं। इसने ना सिर्फ एक्सट्रिंसिक वाले बनाने हैं और बल्कि इंट्रिंसिक वाले भी बनाने हैं। अब होता ये मैं बता रहा हूँ, जब ये अर्ली स्टेजेस होगी ना, अर्ली स्टेजेस, उसमें ऐसा होगा कि वारफरिन देने से या फिर लीवर के मसले से या विटामिन की, तो उसमें अर्ली स्टेजेस में मेनली पीटी इन्वॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले जो फैक्टर्स जा रहे होंगे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के जा रहे होंगे। लेकिन बाद में फिर इंट्रिंसिक पाथवे के भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप देर बाद देखोगे तो उसमें आपको दोनों ही रेज मिलेंगे। ये अर्ली स्टेजेस की बात है। और जो है अपने पास इंट्रिंसिक पाथवे पीटीटी, इसमें वारफरिन के ऑपोजिट ड्रग आ जाएगी अपने पास हेपारिन। इसमें हेपारिन देने से ये पीटीटी प्रोलॉन्ग होता है। उसके अलावा एच से हेपारिन, एच से हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में ये वाला पीटीटी रेज होता है। और हीमोफीलिया में आपको पता है कि जो क्लासिकल हीमोफीलिया ना, हीमोफीलिया ए, उसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। तो एक और बीमारी ऐसी है जो कि फैक्टर 8 को सही की, जिसमें फैक्टर 8 की कमी होती है, वो है वॉन विली ब्रांड डिजीज। सही है। ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। तो ये तीनों ऐसी हैं, हेपारिन, हीमोफीलिया, क्लासिकल मतलब सारे हीमोफीलिया। 8 मैंने इसलिए लिखे है ताकि वॉन विलीब्रेंड डिजीज आपको याद रह जाए। वॉन विलीब्रेंड डिजीज में भी ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या करता है? इसका काम होता है, ये ना फैक्टर 8 जो है अपने पास, उसको बचाता है, उसको डिग्रेड होने से बचाता है। तो जब वॉन विलीब्रेंड डिजीज होगी तो फैक्टर नहीं होगा, और विटामिन जो फैक्टर 8 है वो उसको वो बचेगा नहीं, डिग्रेड होगा, उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा। यहाँ तक इजी था। अब हम लोग इस टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, अगर हेपरिन हेपरिन दे रहे हो आप तो क्या होगा? इंट्रिंसिक पाथवे पीटीटी ज्यादा होगा। पीटी भी थोड़ा सा मतलब आपने मेजरली देखना है, मेजरली कौन सा इफेक्ट हो रहा है, तो पीटीटी ज्यादा होगा। अच्छा, लिवर डिजीज है तो पीटी ज्यादा होगा। ऐसे ही है। विटामिन के में पीटी होगा, हीमोफीलिया में एपीटीटी होगा, इंट्रिंसिक पाथवे इन्वॉल्व होगा। यहाँ तक इजी था। हीमोफीलिया अब देखें अगर हम लोग, तो हीमोफीलिया, अच्छा लीवर डिजीज में उसने प्लेटलेट काउंट कम कर दिया है या फिर नॉर्मल होगी लेट स्टेज में तो कम हो जाएगी। और ब्लीडिंग टाइम, जो प्लेटलेट इफेक्ट होंगे तो ब्लीडिंग टाइम इफेक्ट होगी। जिन बीमारियों में, बाकी बीमारियों में हमने देखा कि प्लेटलेट इफेक्ट नहीं हो रहे तो ब्लीडिंग टाइम भी इफेक्ट नहीं हो रहा। हीमोफीलिया की 3 टाइप्स हैं, ए बी सी। ठीक है, जो ए है ये क्लासिकल है और इसमें 8 की डेफिशिएंसी होगी, बी में 9 की, सी में 11 की। इन सब में पीटीटी ज़्यादा होगा।
जो हीमोफीलिया ए है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो वॉन विलिब्रेंड डिजीज है इसमें हमने कहा था पीटीटी इंट्रिंसिक वाला ना, पीटीटी ज्यादा होगा, और दूसरा इसमें ना प्लेटलेट भी इफेक्ट होंगे। अब जो इसमें ना प्लेटलेट्स इफेक्ट ऐसे होंगे कि जो वॉन विलिब्रेंड डिजीज है ये वैस्कुलर वॉल में होता है, इसने वहाँ प्रोटीन फैक्टर 8 को भी देखना होता है, इसने प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन में भी काम देना होता है। अब अगर आपके पास वॉन विलिब्रेंड डिजीज होगी किसी बंदे को, तो उसका जो प्लेटलेट्स हैं वो उनकी मिकदार तो पूरी होगी, उसकी प्लेटलेट काउंट तो ठीक होगी, लेकिन प्लेटलेट्स जाके अटैच ही नहीं कर पाएंगे वॉल के साथ, तो एज अ रिजल्ट उसमें ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा। बाकी ये चीजें आ गई अपने पास। एक डीआईसी देख लेते हैं। डीआईसी आपको पता है क्या होगा? डीआईसी के मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल ट्रिगरिंग ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। व्हाटसोएवर द ट्रिगरिंग फैक्टर होगा इसमें ये कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ना, जिसे टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, उसका लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है, ये एक्टिवेट कराता है ये थ्रोम्बोसिस वगैरह को ना। अब एज अ रिजल्ट ये होगा कि डीआईसी में किसी वजह से काजेज क्या है, सेप्सिस है, ट्रामा है, पैंक्रियाटाइटिस है, और ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज है, लॉन्ग किसी बंदे किसी फीमेल का प्रोलॉन्ग डिलीवरी है, या फिर ठीक है ना, तो ऐसी मतलब कई इसके फैक्टर्स हैं। कुछ मेलिग्नेंसीज हैं, उनमें एट द एंड होता ये है किसी वजह से एक टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव हो जाता है, और वो करवाता है, वो फिर आगे ना ये क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिव करता है, और ऐसे अन्य वहाँ वेसल्स में ना क्या होगा कि कोagulation होगी। वो जो कोagulation होगी ना उसके नतीजे में वो सारे जो प्लेटलेट्स थे, जो क्लोटिंग फैक्टर्स थे, वो सारे तो यूज हो गए, वो सारे यूज हो गए। अब यूज हो जाने के बाद क्या होगा कि इसे कहेंगे इसे कहेंगे इसके लिए एक टर्म होती है, यार मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, कोएगुलेशन, कोएगुलोपैथी होती है, कंजम्पशन, आई थिंक कंजम्पशन कोएगुलोपैथी, ऐसा कुछ टर्म यूज होती है। इसका मतलब ये है कि आपने मतलब वो सारा यूज हो गया ना, सारे जो प्रोटीन फैक्टर्स थे वो सब कुछ सारे जब यूज हो गए, अब खत्म हो गए, जब कम हो गए तो अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सही है, तो पहले क्लोटिंग हो रही है और अब बाद में ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के नतीजे में ये होगा कि आपको ना हर जगह से, हर सुराख से खून आना शुरू हो जाता है डीएससी में। और इसमें फिर अब जो सारे क्लोटिंग हुई थी, इतने ज्यादा क्लोट्स बने थे, वो टूटेंगे भी, टूटने की वजह से वहाँ डी डाइमर्स बनेंगे, जो फाइब्रिन के डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स है ना, डी डाइमर्स का लेवल ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स की मिकदार कम होगी, वो भी यूज हो गए सारे। प्लेटलेट्स जब इफेक्ट हुए तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, पीटीटी भी ज्यादा होगा, एपीटी भी ज्यादा होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे वाला भी इफेक्ट है, कॉमन पाथवे भी इफेक्ट है, एक्सट्रिंसिक पाथवे भी इफेक्ट है, सारे क्लोटिंग फैक्टर्स तो यूज हो गए हैं। तो ये प्रेजेंटेशन होगी डीआईसी में। अब हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया में ऐसा होगा कि एक बच्चा है वो ब्लीडिंग गम्स के साथ है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो मोस्ट कॉमन जो है ना, मोस्ट कॉमन बीमारी जिसके अंदर एपीटीटी, सिर्फ एपीटीटी ज्यादा हो, वो हीमोफीलिया है। दूसरे नंबर में कोई पूछ ले तो वॉन विली ब्रांड डिजीज है। सही है, तो अगर आपके पास सिनेरियो आता है उसमें कहते हैं कि एपीटीटी ज्यादा है, और आप सोचते हो कि लाइक क्या डिसाइड करना है, तो हीमोफीलिया है। सही है, या फिर वॉन विली ब्रांड डिजीज है, यहाँ बात खत्म हो जाएगी। अब एक बॉय है, ब्लीडिंग गम्स के साथ आया, फैमिली हिस्ट्री भी थी उसकी, एपिडिटी डिरेंज्ड है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। सही है, हीमोफीलिया ए, कॉमन भी हीमोफीलिया ए है। एक पेशेंट है परप्यूरा के साथ। अच्छा, ये बात याद रखनी है, जो है ना अपने पास जो प्लेटलेट डिसऑर्डर्स है वो मेनली प्रेजेंट करते हैं म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग के साथ, कि जिस तरह की म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग की, जिस तरह की एक्यूमोसिस हो जाना, एक्यूमोसिस होता है बड़े बड़े से धब्बे बन जाना खून के ना नीचे निकल के, परप्यूरा बन जाना, पेटिके बन जाना, ये सारे हैं उसके, गम ब्लीड भी इवन के, ये सारे प्रेजेंटेशन है किसकी? प्लेटलेट डिसफंक्शन की। जबकि जो हीमोफीलिया ना, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इसके डीप टिश्यूज इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिस तरह के हीमोआर्थ्रोसिस के नी जॉइंट में या फिर किसी भी जॉइंट में ब्लीडिंग शुरू हो जाना, वहाँ स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, रेडनेस हो जाना, ठीक है, डीप टिश्यूज में मसला होना, मसल्स में ब्लीडिंग होना, तो ये डीप टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है हीमोफीलिया में। सही है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब एक उसमें कहते हैं कि उसमें परपुरा है। अब परपुरा का होना
ये म्यूकोक्यूटेनियस प्रेजेंटेशन है और एपीटीटी प्रोलॉन्ग्ड है। तो मैंने कहा ये किस में होना चाहिए? क्या ये हीमोफीलिया में होना चाहिए कि वॉन विली ब्रांड में होना चाहिए? वॉन विली ब्रांड में होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें हमारे पास इफेक्ट हो रहे हैं प्लेटलेट्स, उसमें इफेक्ट हो रहे हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, विटामिन फैक्टर 8 भी हो रहा है। अब उसने यहाँ कॉज पूछा तो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी लिखा हुआ है, मे बी बेस्ट ऑप्शन ये बनता हो, वरना जो मैंने बात आपको समझाई है असल चीज वो है। अब एक 6 साल का बच्चा है, ये देखें, ये आया पेनफुल स्वोलन टेंडर नी जॉइंट के साथ, ये है हीमार्थ्रोसिस। और इसमें जब आप स्क्रीनिंग की तो आपने देखा कि एपीडीटी बहुत ज्यादा था। अब आपने क्या चीज करें, आप फैक्टर 8 ऐसे फैक्टर 8 चेक करें कितना है, वो कम होगा, हीमोफीलिया के लिए डायग्नोस्टिक है। फॉर अ पेशेंट विद प्रोलॉन्ग्ड एपीडीटी, एपीडीटी बहुत ज्यादा है, तो क्या कौन सी हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशन है? अगर सिर्फ एपीडीटी ज्यादा है तो कॉमनेस्ट काज क्या है, हीमोफीलिया या फिर वो? तो फैक्टर 8 चेक करो। फैक्टर 8 अगर बहुत ज्यादा कम है तो हीमोफीलिया, और अगर माइल्डली कम है, ज्यादा कम नहीं है, तो वॉन विली ब्रांड डिजीज की तरफ सोचेंगे हम ज्यादा, क्योंकि 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 हीमोफीलिया में ना फैक्टर 8 बन ही नहीं रहा होता, और जो वॉन विली ब्रांड डिजीज है उसमें बन बिल्कुल ठीक रहा होता है, लेकिन उसको जो 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 उसका मुहाफिज था वॉन विली ब्रांड, वो उसको उसकी हिफाजत नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होते हैं। ठीक है ना? तो उसकी मिकदार कम होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हीमोफीलिया में होती है। हीमोफीलिया के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्लासिक हीमोफीलिया में क्या होगा, फैक्टर 8 मेजर। अच्छा, ये चीज़ है ना, मेजर माइनर इन्होंने टर्म्स यूज किए हैं, मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। मतलब मैक्सिमम ये मिला कि ब्लड के अंदर वो कहते हैं कि जो हीमोफीलिया ना, जो फैक्टर 8 है, वो ऐसे अकेला नहीं रहता, उसके साथ ही वॉन विलो ब्रांड भी रहता है, तो जिसकी वजह जो है ना इसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो कहता है कि सपोज इसको आप मेजर कह लो, इसको माइनर कह लो, लेकिन कोई ऐसे टर्म्स यूज होती नहीं है, कोई ऐसे फैक्टर्स हैं नहीं कि दो कंपोनेंट्स हो ना फैक्टर 8 के, एक मेजर एक माइनर हो। तो ये चीज़ मुझे नहीं मिली। अगर आपको पता हो तो आप काइंडली इसको कमेंट्स में डिस्कस कर दें, ताकि बाकियों का फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया काज करवाती है। फैक्टर हीमोफीलिया में डिक्रीज होता है फैक्टर 8। स्वोलन लेफ्ट नहीं है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है आफ्टर सर्कमसिजन की, तो हीमोफीलिया फैक्टर 8 चेक करो। पर प्योर है, दोबारा वही आ गया, म्यूकोक्यूटेनियस आ गया, और एपिडिटी प्रोलॉन्ग्ड है। अगर यहाँ होता ना कौन सी भी बीमारी है तो वॉन विली ब्रांड मैं सिलेक्ट करता। अभी हम पूछ रहे हैं कि डेफिशिएंसी किसकी है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी। ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा, क्या प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है? नहीं। वॉन विली ब्रांड डिजीज में प्लेटलेट्स कम नहीं होते, उन वो डिसफंक्शन, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाते, उनमें वैसे कोई मसला नहीं होता, वॉन विली ब्रांड फैक्टर नहीं होता। अब इन पेशेंट विद हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 लाइट चेन, या देखो ये लाइट चेन कह रहा है हीमोफीलिया में, यहाँ लाइट चेन कह रहा है, यहाँ कह रहा है मेजर। क्लासिक हीमोफीलिया में, स्मॉल कंपोनेंट उसने कह दिया। अब ये स्मॉल कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, ये मुझे नहीं मिले। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, इतना पता है। एक बच्चा आया, उसने अपना जब दांत निकलवाया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। हीमोफीलिया फैक्टर कौन सा मिसिंग था? 8 कॉमन है सबसे ज्यादा। डीरेंज्ड एपीटीटी है, पीटी नॉर्मल है, फैक्टर 8 चेक करो। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हीमोफीलिया क्या है? फैक्टर 8। क्लासिक हीमोफीलिया फैक्टर 8। अ यंग बॉय, वो पेनफुल स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स आफ्टर माइनर ट्रॉमास, छोटी सी चोट लगी और अच्छा खासा सूजा पड़ा है। हिमाचूरिया भी है, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो है कोई, तो हीमोफीलिया। हिमाचूरिया इसलिए हो जाता है कि जो इवन के बाद का ये भी है कि ब्लैडर के अंदर जो वेसल्स हैं वो भी वो ब्लीड करती हैं, तो वो फिर अपना वहाँ क्लोटिंग नहीं हो पाती और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वो हिमाचूरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अ बॉय विद सडन पेनफुल जॉइंट स्वेलिंग, और मैटरनल फैमिली हिस्ट्री भी है इस तरह की। अच्छा देखिए, मैटरनल फैमिली हिस्ट्री है, ये है ना जो हीमोफीलिया है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब इसमें ये चीज़ है कि इसमें ये चीज़ है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव चीज़ें जो होती है ना, वो मदर्स, वो मोस्टली बॉयज़ को इफेक्ट करती है, क्योंकि बॉयज़ में एक ही एक्स है, अगर वो खराब आया तो उसको हो जाएगी, नहीं हुआ, ठीक हुआ तो नहीं होगी। फीमेल्स में दो एक्स हैं, तो अब अगर एक भी ठीक होगा तो वो गुजारा करती रहेंगी, तो इसलिए फीमेल्स मोस्टली कैरियर होंगी और मेल्स ज़्यादातर इफेक्ट होंगे।
तो हीमोफीलिया भी एक उस तरह की बीमारी है। एक यंग बॉय है, वो परप्यूरा वगैरह ये सब कुछ आया और सीटी प्रोलॉन्ग था, सीटी प्रोलॉन्ग था। सीटी क्या है? क्लोटिंग, क्लोटिंग टाइम, सही है। और इसमें वो यही जाहिर कर रहा है कि क्लोट देर से बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोटिंग टाइम में वो जो कौन सा फैक्टर होगा, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक वाला मेनली एक्टिव होता है क्योंकि जब टेस्ट ट्यूब में आप डालते हो ना आरबीसीज को, तो वो तो ये सॉरी ये इंट्रिंसिक को एक्टिव करता है, इंट्रिंसिक को एक्टिव करता है। ये बात थोड़ी सी अजीब है कि सेल जो बॉडी के अंदर एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है तब एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हो रहा है, और बाहर निकल के जब आप कोई चीज के साथ एक्सपोजर हो रहा है तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव हो रहा है। तो इसमें इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिव होता है क्लोटिंग में, और पी टी 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 ये प्रोलॉन्ग होगा। तो बात वही है कि क्लोटिंग टाइम ज्यादा होना, पी टी टी का प्रोलॉन्ग होना, और ये हीमोफीलिया ए को जाहिर करता है। एक 2 साल का बच्चा है और सर्कमसिजन करवाई उसने और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एपीटीटी एक दफा करवा लो। सिबलिंग्स में भी मसला था, और अब अम्ब्लाइकल अम्ब्लाइकल स्टंप जब काटा था तब भी बड़ा मसला हुआ था, तो एपीटीटी करवा लो। क्रिसमस डिजीज, ये है ना हीमोफीलिया, आई गेस बी को कहते हैं, बी या सी में से किसी को कहते हैं क्रिसमस डिजीज। तो इसमें प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी होता है, ठीक है, ये कहते हैं हीमोफीलिया बी को। अच्छा, अब अपने पास आ गया हीमोफीलिया ए, क्रायोप्रेसिपिटेट्स। अच्छा, अब इसमें ये है कि हीमोफीलिया ए में क्या चीज़, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप उसको फैक्टर 8 दो। फैक्टर 8 बाकायदा प्योर फैक्टर 8 हम लोग तैयार कर लेते हैं रिकम्बिनेंट मेथड से, अभी जिस तरह भी, और वो हम दे सकते हैं। अगर वो, लेकिन वो इतना अवेलेबल होता नहीं है, कॉस्टली भी होता है। अगर अगर वो नहीं दे सकते तो उसके बाद क्या बेस्ट मेथड है, उसके बाद है क्रायोप्रेसिपिटेट। अच्छा, इस बात को समझ लें जरा। हमारे पास ना, हमें पता है कि हमारे पास एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है ना, ऐसी बात है। एक होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और एक होता है ये अपना क्रायोप्रेसिपिटेट। अभी क्या फ़र्क है इन दोनों में? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा तो ये है ना कि हम लोगों ने प्लाज्मा है फ्रेश फ्रोजन आरबीसीज़ वगैरह निकाल दिया, सिर्फ प्लाज्मा है, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। एक है क्रायोप्रेसिपिटेट, इसमें हम क्या कहते हैं, हम लोग ना फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को भी मज़ीद कंसंट्रेट कर लेते हैं, और लेकिन इसमें भी ये है कि इसमें ना क्लोटिंग फैक्टर्स कम हो जाते हैं। हमारे पास इसमें कौन-कौन से होते हैं? एक होता है फिब्रिनोजन, एक इसमें फिब्रिनोजन मिलेगी आपको, एक आपको इसमें मिलेगा क्लोटिंग फैक्टर 8, और एक मिलेगा क्लोटिंग फैक्टर 13, और साथ में मिलेगा वॉन विलिब्रेंड फैक्टर। तो ये 4 चीज़ें मिलेंगी। तो देखें, वी के साथ 3, एक्स के साथ 3, 13 और 8, ये 2 मिलेंगे इसके अंदर, और साथ में वॉन विलिब्रेंड फैक्टर मिलेगा और फिब्रिनोजन मिलेगा। तो अगर आपने हीमोफीलिया ए का पेशेंट है, फैक्टर 8 नहीं दे पा रहे, तो उसके बाद सेकंड बेस्ट है कि क्रायोप्रेसिपिटेट दे दो, क्योंकि इसमें फैक्टर 8 ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। ये भी नहीं मिल रहा, अब एफएफपीज दे दो, क्योंकि है तो इसमें भी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा देने पड़ेंगे एफएफपीज, ठीक है। तो यहाँ इज बेस्ट ट्रीटेड विद क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं, विद विद फैक्टर 8। अगर फैक्टर 8 नहीं है, उसके बाद क्रायोप्रेसिपिटेट बिकम्स द नेक्स्ट बेस्ट। हीमोफीलिया बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑप्शंस में क्रायोप्रेसिपिटेट होगा। हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या है? फैक्टर 8 होता है। व्हेन फैक्टर, ये देखो यहाँ उसने बात को क्लियर कर दिया, व्हेन फैक्टर 8 इज नॉट अवेलेबल, द नेक्स्ट बेस्ट सोर्स इज क्रायोप्रेसिपिटेट। एक बंदे को क्रिसमस डिजीज है, तो फैक्टर कौन सा डेफिशिएंट होगा? फैक्टर 9 डेफिशिएंट होगा, इधर लिखा हुआ है। तो अब इसमें अगर अगर सपोज कहते हैं फैक्टर 9 नहीं मिल रहा, इनका भी बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? फैक्टर 9 दो। फैक्टर 9 नहीं मिल रहा, अब क्या बेस्ट है? अब क्या क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं? नहीं, उसमें तो फैक्टर 9 था ही नहीं, तो क्या देने का फायदा? तो इनको एफएफपीज इनका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप है, तो इनको एफएफपीज देना होता है नेक्स्ट बेस्ट। अगर एब्सेंस हो फैक्टर 9 की, तो आप क्या दे सकते हो? बेस्ट सोर्स क्या है? एफएफपीज है। हीमोफीलिया ए इज इनहेरिटेड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, कि मतलब अगर मदर कैरियर है तो
ये आगे एमसीक्यूज आएगा कि अगर मदर कैरियर है तो कौन सी बीमारी ऐसी है कि अगर मदर कैरियर हो तो वो अपने बच्चे को, अपने अपने बॉय को ट्रांसफर करे, अपनी बेटी को ट्रांसफर ना कर सके। तो ये आ गया कि अगर मदर एक एक है तो वो कौन सी बीमारी है जो अपने बच्चे को दे पाएगी। मदर को भी नहीं है, मदर कैरियर है ठीक है, शी इज अ कैरियर। तो अब वो हीमोफीलिया है, एक्सलिंट कोई भी बीमारी, एक्सलिंट रिसेसिव जिस तरह सी G6PD है, हीमोफीलिया है, या और भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफीलिया ए, एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन। अच्छा, ये ना जो फैक्टर 8 है उसका उसका पुराना नाम है। फैक्टर 8 को हम लोग देते हैं ना हीमोफीलिया में, तो ये एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन है। तो फैक्टर 8 का पुराना नाम है एंटी हीमोफीलिया ग्लोबुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक बच्चे को एक्यूट एपिसोड हुआ है जॉइंट पेन का और हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उसका जब हम जॉइंट में से सैंपल लेंगे, एस्पिरेशन करेंगे, तो क्या चीज मिलेगी आपको? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे, सेंस ही नहीं बनती, क्यों मिलेंगे? बच्चा है अव्वल तो उसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें हीम आर्थरोसिस मिलेगी, हमें ब्लड मिलेगा। ब्लीडिंग टाइम इज नॉट इंक्रीज्ड इन हीमोफीलिया ए, बिल्कुल प्लेटलेट्स तो इफेक्ट हुए ही नहीं, तो ब्लीडिंग टाइम क्यों ज्यादा होगा? ब्लीडिंग टाइम रिमेन्स नॉर्मल इन हीमोफीलिया, किसी किस्म के हीमोफीलिया में भी इफेक्ट नहीं होगा, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होगा फैक्टर 9 डेफिशिएंसी में। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्लीडिंग पैटर्न इन हीमोफीलिया इज टिश्यू ब्लीडिंग, डीप टिश्यू ब्लीड होगा, जोड़ों में, पट्ठों में डीप टिश्यू ब्लीडिंग होती है। अच्छा, पीटी एक बंदे का नॉर्मल है, बीटी ज्यादा है, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है, और एपीटीटी भी ज्यादा है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट गिव्स ब्लीडिंग ब्लीडिंग हिस्ट्री भी है। तो कौन सा पाथवे? अच्छा, इसमें देखो अगर एपीडीटी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो इंट्रिंसिक पाथवे, बात यहीं खत्म हो जाती है ऑप्शंस के हिसाब से। बच्चा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई थी सर्कमसियन पे, और अब ये नी के हीमार्थ्रोसिस के साथ है, फैक्टर 8 को चेक करो। एक बच्चा है और उसको हीमाटोमा बना हुआ है सर पे, और मदर कहती है कि उसके ना भाई को भी ऐसा मसला था, तो आप कोएगुलेशन प्रोफाइल करवा लो। मतलब अगर ऑप्शन में ये है, अगर इसके अलावा एपीडीटी लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा तो सही है। फिलहाल हम चलिए ये भी कर लेते हैं, डीएससी थोड़ा सा देख लेते हैं। डीएससी में क्या होता है आपको पता है? अच्छा, मोस्टली जो सिनेरियोस हमारे पास आएंगे ना, वो इस तरह आएंगे, वो इस तरह आएंगे कि फिलहाल यहीं तक कर लेते हैं।